नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान और इसके अंतर्गत हम देखेंगे भूगोल। पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं सामाजिक अध्ययन की और आज हम देखेंगे कि मानव अधिवास क्या होता है, किस प्रकार से इसमें पूरी क्रियाकलाप होती है और किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो अधिवास है या निवास है, अधिवास से मतलब होता है जो निवास स्थान की संरचना होती है वो, किस प्रकार से घर बनते हैं और किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की स्थिति होती है, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है, पहले जंगलों में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ आवश्यकता हुई और मनुष्य ने गुफाओं में अपना घर प्रारंभ किया, साथ ही साथ कच्चे प्रकार के घर बनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वो अपना स्ट्रक्चर बढ़ाते गए और उन्हें आखिरकार एक उन्होंने एक तरह से अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया और अच्छे सुरक्षित तरीके से रहने लगे। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारा देश है उसकी संरचना कई प्रकार की है और हमने अपने कक्षा 9 में देखा था कि किस प्रकार से भारत की संरचना है, किस प्रकार के क्षेत्र आते हैं। तो हमारे देश में जो क्षेत्र आते हैं वो मुख्य तौर पे किस प्रकार से होंगे? वहाँ पे पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, मैदान हैं, समुद्र तट हैं और भी कई प्रकार के इलाके, बर्फ वाले इलाके हैं। बर्फ से घिरे वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसे अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग तरह के घरों को बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही प्रकार का घर सभी जगह नहीं चल सकता। आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे किस प्रकार का घर आपको मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको कच्चा घर, और इस कच्चा घर में क्या होगा? खपरा, है ना। इसके साथ साथ कुछ घरों में जो कच्चे घर हैं उसमें सीट लगा दिए जाते हैं, टीन की सीट। इसके साथ साथ कई जगह पे हमने देखा सीमेंट की चादरें लगा दी जाती है। इसके अलावा होता है पक्का घर, जहाँ पे लेंटर डालते हैं छत के ऊपर, कुछ इस प्रकार से होता है। ये आप देख सकते हैं, ये लेंटर है और ये घर का स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से पक्का घर होता है। तो साथ ही साथ कई जगहों पे झोपड़ियाँ होती है और भी अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। तो मुख्य तौर पे जब हमने देखा है कि जो स्थान है, अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन ये जो घर होते हैं, कच्चा खपरा वाले मकान होते हैं, पक्के घर होते हैं, झोपड़ियाँ होती है, ये उस तरह के वातावरण को सहने के लिए समक्ष होते हैं, सक्षम होते हैं और इस कारण से यहाँ पे इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र जैसे पर्वत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं कि बर्फीला क्षेत्र है। बर्फीले क्षेत्र में तो बादल से बर्फ बरसता है, तो उस कंडीशन को सहने के लिए उस तरह के घर चाहिए जो कि बर्फ को सह सकें। तो इसी के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के घर बनते हैं। अब वो किस प्रकार से बनते हैं, जैसे आपने हम उसमें देख सकते हैं मरुस्थल, जैसे मरुस्थल कभी देखेंगे वहाँ पर रेतीली हवाएं चलती हैं। तो रेतीली हवाओं में अगर हमने खपरे का घर बनाया मान लीजिए, तो खपरा किस टाइप से होता है ये आप देख सकते हैं। ये जैसे ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे खपरे का स्ट्रक्चर है, तो ये छत जैसे है, यहाँ पे इस तरह खपरा बने होते हैं, यहाँ पे हल्के हल्के पोल होते हैं।
तो क्या होता है जब रेत आता है तो इसमें रेत प्रवेश करता है और जो पूरा घर होता है, जैसे हमारा एक घर है और यहाँ पे रेत आएगा तो रेत पूरा अंदर चले जाएगा। या जैसे पक्का घर है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए बर्फ गिरा तो बर्फ पूरे छत में इकट्ठा हो जाएगा। पूरे बर्फ जो है, ये हमने जो छत देखा है, पैरापेट जो देखा है अंदर में, ये जो एरिया है यहाँ पे पूरा बर्फ भर जाएगा। और बर्फ गिरेगा तो जैसे खपरा वाला मकान है, जैसे ये खपरा वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब बर्फ गिरेगा तो ये पूरे खपरे को जमीन पे ला देगा, अर्थात पूरा छत गायब हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन होती है और इसी के कारण से अलग अलग तरह के घर बनते हैं। जो मुख्य तौर पे घर बनाने के लिए कारक होते हैं वो होते हैं कि किस प्रकार से घर को बनाया जाए। तो मुख्य तौर पे जो होता है, पहला होता है तापमान। जो ये कारक होते हैं मकान के निर्माण को प्रभावित करने वाले। अर्थात किस कारण से हम अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। तो पहला होता है तापमान, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप समझ सकते हैं तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप टीन की सीट नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से और भी कारण हैं, जैसे आपका वर्षा की मात्रा हुई। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे आप खपरे के मकान नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको पक्के घरों में भी देखना होगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पानी का जमाव ना हो। इसके अलावा जो कारण है आर्द्रता। आर्द्रता से तात्पर्य है कि जो हम, जैसे हमारा वातावरण है वहाँ पे कितनी नमी है, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ किस हद तक पानी की सांद्रता होती है। अर्थात जैसे आप जानते हैं ना कि जो जो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है, तो वहाँ पे जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो पानी की मात्रा होती है जो हवा में वो ज़्यादा हो जाती है, जो पानी भाप बनकर उड़ता है। तो वहाँ पे जैसे पानी की मात्रा अलग है तो उसको आर्द्रता कहा जाता है। और कितनी मात्रा है वहाँ पे, तो ये अलग अलग स्थानों पे, पहाड़ों के ऊपर और साथ ही समुद्र तट के आसपास, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में देखना पड़ता है कि आर्द्रता कितनी होती है और उसके आधार पे ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा घर बनाया जाए। तो वस्तुतः जो हम जानते हैं कि जो मुख्य द्वार होता है, हर किसी का जैसे द्वार होता है, तो अलग अलग स्थानों पर घर इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो अनुकूलित रह सके। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड को सहन करने के लिए नहीं बना होता है, उसे थोड़ा सा अपने हिसाब से वो अनुकूलित करते हैं। अपने घरों को इस प्रकार से बनाते हैं कि उनका जो तापमान है घर का वो थोड़ा अनुकूलित रहे। तो यहाँ हम देखते हैं जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ छत को चौड़ा बनाया जाता है, और साथ ही साथ जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे इस प्रकार से ढलान वाले छत बनाए जाते हैं जिससे पानी बहकर निकल जाए। साथ ही साथ खिड़कियों पर छज्जे बनाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे संसाधन उपलब्ध हों, ये बहुत सारी चीज़ें इस पे भी निर्भर करती कि संसाधन कहाँ पे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको लकड़ी आसानी से मिल जाएगा, बांस मिल जाएगा। तो घर बनाने के लिए हम लकड़ी बांस का प्रयोग करेंगे। जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, मान लीजिए वहाँ पे आपको सीमेंट इत्यादि नहीं मिल रहा है, तो आप लकड़ी पत्थर मिलेगा तो आप पत्थर का भी उपयोग कर लेंगे। तो जहाँ जो संसाधन आसानी से मिल पाता है मनुष्य उसका प्रयोग करता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे भूकंप आता है, भूकंप जैसे क्षेत्रों में लकड़ी और हल्की वस्तुओं के मकान बनाए जाते हैं ताकि जब कंपन आए तो उस समय पे वो उसे सह सके।
रेत, गिट्टी, सीमेंट, पानी भी चाहिए। तो उसके आधार पे भी निर्णय लिया जाता है कि कैसा घर बनाया जाएगा। साथ ही साथ सुरक्षा, गोपनीयता। अगर बहुत ज़्यादा सुरक्षा की बात है तो निश्चित तौर पे आप कच्चा घर तो नहीं बनाएंगे, मिट्टी का घर नहीं बनाएंगे, पक्का घर आपको बनाना पड़ेगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, आपको लोहे का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा कि वो सुरक्षित रह सके। जैसे बैंक के लॉकर्स इत्यादि हैं, उस तरह की व्यवस्था जैसी होती है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। और लोगों को अपना घर भी सिक्योर रखना है मान लीजिए, तो उन्हें भी उसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे बड़े स्थानों पर होता है। पक्के घर बनते हैं, लोहे के ग्रिल वगैरह लगाए जाते हैं, और उस प्रकार से सुरक्षा के हिसाब से भी जो घर बनाने का निर्णय है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा सामाजिक मान्यताएं जो होती हैं वो भी बहुत बड़ा कारण इसमें रखती हैं। अब आप सोचेंगे कि सामाजिक मान्यता का घर बनाने से क्या ताल्लुक, तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपने अपने घरों में कई स्थान देखे होंगे, जैसे देवता का मंदिर है, और आपका जो जहाँ पे आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि किस दिशा में वो मुंह करके अपने घर को, वास्तु के हिसाब से भी अलग अलग धर्मों में ये व्यवस्था होती है किस दिशा में घर का मुंह बनाया जाए, कहाँ पे खिड़की बनाई जाए, कहाँ पे आपका रसोई घर होगा, कहाँ पे अन्य प्रकार की चीज़ें होंगी। तो जो निर्णय होता है, सामाजिक मान्यता होती है, धर्म का निर्णय होता है, तो उसके लिए भी आवश्यक होता है। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें होती है। ऊंचाई जो है, समुद्र से ऊंचाई। तो बच्चों हमने अपने क्लास 9 में देखा था कि समुद्र से ऊंचाई जितनी ज़्यादा होती है, जैसे ये एक पहाड़ है, यहाँ अगर घर बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हवा की तरलता आपको कम मिलेगी, घनत्व तो कम मिलेगा। लेकिन यदि ऊंचे में बनाएंगे, यहाँ पे पहाड़ के बहुत ऊंचे में अगर घर बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे हवा का घनत्व तो कम मिलेगा। तो उसके आधार पे आपको घर बनाने का निर्णय करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये बहुत ऊपर है, सामान वगैरह जो ले जाना है वो भी उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उस स्थान पे आसानी से घर बनाया जा सके। तो सामग्री जो है वो बहुत बड़ा कारक होता है। उपलब्ध संसाधन जो हैं, उसके अलावा भूकंप का आने के कारण इत्यादि हैं, गोपनीयता जो है आपकी, साथ ही साथ मान्यताएं हैं, समुद्र से ऊंचाई है, ये बहुत बड़े कारक होते हैं जो इस चीज़ों को निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के घर बनाए जाए। और घर बनाए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे स्थान जो है शहरी क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ जो है ये दोनों क्षेत्र जो हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। वो हम देखते हैं कैसे होते हैं। जो ग्रामीण परिवेश है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार के घर बनाए जाएंगे। ग्रामीण अधिवास जो होते हैं वो सामान्यतः आपने देखा होगा, ग्रामीण अधिवास जो होते हैं ज्यादातर आपको इस तरह के मिलेंगे, या कुछ इस तरह का मिलेगा, या कुछ इस तरह का मिलेगा, या इस तरह का मिलेगा। ये लगभग जो गांव का क्षेत्र होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्धारित होता है। इसमें कई प्रकार के आवास होते हैं। एक तो होता है सघन आदिवास, ठीक है। इसके अलावा होता है विखंडित अधिवास। बारी बारी से देखते हैं कि ये किस किस प्रकार से होता है। इसके अलावा
आप देख सकते हैं कि घर जो हैं छोटे छोटे घर एक साथ जुड़कर बने हुए, इसे सघन कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं तो ऐसे स्थानों पर ज़्यादातर होते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों को रहने के लिए आसानी से व्यवस्था हो पाती है, खेत और चारागाहों से दूर होते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं उत्तर गंगा, सिंधु के मैदान, उड़ीसा, कर्नाटक के आसपास इस प्रकार के घर मिलते हैं। और साथ ही साथ असम, त्रिपुरा जैसे स्थान जहाँ पे क्या होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे कोई नदी जा रही है, तो नदी के आसपास तो कोई रह नहीं पाएगा। तो लोगों का बहुत सारी नदियां हैं, फिर पहाड़ है, तो यहाँ क्या होता है जो छोटे छोटे क्षेत्र मिलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे निवासी स्थान बस जाते हैं और लोग आसपास में फिर घर बनाने लगते हैं, तो वो बहुत सघन हो जाता है। अब ये होता है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर आपको रहने के लिए स्थान बहुत कम होता है, तो सघन होते जाता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो सघन आदिवास है मैदानी क्षेत्रों में भी आ जाता है। एक जगह जैसे घर बना तो उसके आसपास फिर लोग अपना घर बनाना प्रारंभ कर देते हैं और घर बनते जाते हैं बनते जाते हैं। ये होता है इस टाइप से कि फिर घर बनते जाते हैं आसपास आसपास, बहुत सघन हो जाता है। तो ये जो सघन आवास है इस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा है विखंडित अधिवास, ये जो दूसरा है विखंडित। विखंडित से आप समझ सकते हैं खंडित होना, अर्थात टुकड़ों में हो जाना या अलग हो जाना, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सघन बसाहट होती है तो आसपास फिर कुछ बस्तियां इत्यादि बनने लगते हैं। तो ये जैसे सघन आवास है तो इसके आसपास कुछ घर लोगों ने आके यहाँ पे बना दिए, कुछ दो चार घर ये बन गए, तो इसे कहा जाएगा विखंडित। अर्थात कुछ घर तो हैं लेकिन ये विखंडित है, तो ये दोनों मिलाकर ये बनेंगे विखंडित। सघन भी है विखंडित भी है। तो ऐसे बसाहट जो हैं यहाँ पे, ये बस्तियाँ चाल इस टाइप की चीज़ें होती है। पल्ली पुर्ला जिसे हमने कहा, तो ये जो छोटे छोटे इकाई हैं जो पल्ली पूर्व हैं, ये इस प्रकार से बने होते हैं। और फिर ये सघन आवास के आसपास है तो इन्हें विखंडित कहा जाता है, चूंकि वो उसके साथ में नहीं है। जो गांव का स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा अलग है, तो उसे कहा जाएगा विखंडित। और पल्ली पूर्वा जो है वो छोटी बस्तियां होती है, चौल होता है, मोहल्ला होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती है। और ये चीज़ें जो है ये आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों पे पल्ली पूर्वा मिलेंगे। और विखंडित अधिवास जो हैं तो नदियों के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं, जैसे आपने देखा कि एक आबादी बसा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी दूर पे उन्होंने अपना घर बना लिया, यह यहाँ पे नदी के किनारे 8-10 लोग मिलकर अपना घर बना लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका विखंडित अधिवास। इसके अलावा प्रकीर्ण और बिखरे हुए आवास जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ये बसा हुआ है तो यहाँ पे किसी ने अकेले ने घर बना लिया, खेत में घर बना लिया, तो इस प्रकार से जो घर है छोटे समूह होते हैं। यहाँ एक ने घर बनाया, दूसरे ने बना लिया, तो दो चार लोग जो मिलके उन्होंने घर बना लिया, उनकी व्यवस्था ये होती है। साथ ही साथ जैसे पठारी वगैरह क्षेत्र है तो बस्ती तो बसी हुई है और यहाँ पे एक पठार है, तो यहाँ पे उसने अपना घर बना लिया। तो ये कहा जाएगा प्रकीर्ण और बिखरे आवास। बहुत ज़्यादा बिखरे, लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जो बस्ती है उसमें नहीं है, लेकिन वो अपना घर अलग से बना लिए हैं, इस प्रकार से ये बिखरे हुए हैं। तो जो आवास है वे अलग अलग तरह के बनते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है ये तो हो गया आपका कि किस प्रकार से जो है वो बस्तियों का आकार होता है, लेकिन जो घरों का आकार हो सकता है, अभी बस्तियां तो हो गई, अब घरों का स्वरूप जो है वो किस प्रकार से होता है। देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क जा रही है, ये एक सड़क गई है ना। अब इसके आसपास लोग घर बना प्रारंभ कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे सड़क होता है उसके बगल में
कुछ घर होते हैं, कुछ दुकान होते हैं। जैसे कोई सड़क बनता है तो लोग क्या है, व्यवसाय के हिसाब से, रहने के हिसाब से इस प्रकार से घर बनाते हैं। तो कुछ घर सट कर रहते हैं, कुछ थोड़े से अलग रहते हैं। तो व्यवस्था जैसे भी होती है उनकी, उनके यहाँ जो ज़मीन उपलब्ध होता है उसके आधार पे होते हैं। ज़्यादातर ये आपने देखा होगा, आप सड़क पे कहीं भी निकल जाएंगे, आगे जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि सड़क के दोनों तरफ घर बने होते हैं, है ना। आपने ज़्यादातर देखा होगा। इसे कहा जाता है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप। और ये क्या है, सड़क के किनारे बने होते हैं, कुछ घर बने होते हैं, कुछ दुकानें बनी होती है, बस स्टैंड मिलेगा आपको, हॉस्पिटल मिलेगा। और इस प्रकार के स्वरूप को कहा जाता है रेखीय प्रतिरूप। जो कॉलोनी या बस्ती जैसे होती है, आप जब भी कहीं से भी गए, कोई सा भी गांव आप गए तो वहाँ आपको कुछ बस्ती मिलेगी, इस तरफ आपको बस्ती मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारे घर मिलेंगे आपको, लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जो सड़क है उसके किनारे आपको मिलेंगे इस प्रकार का रेखीय प्रतिरूप। और फिर घर में जैसे आएंगे तो कुछ आपको आयताकार प्रतिरूप मिलेगा बस्तियों का। तो ये आयताकार प्रतिरूप आपको मिलेगा बस्ती के अंदर। जो आपका गांव है, मुख्य गांव है, वहां पे मिलेगा आयताकार। किस तरह का, इस तरह का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण तौर पे वर्ग नहीं है, थोड़ा सा लंबा फैला हुआ है। ज़्यादातर इस टाइप का मिलता है क्योंकि घर जब बनना प्रारंभ होता है तो कहीं से प्रारंभ होता है और लाइन से वो बनते जाता है। और इस प्रकार का प्रतिरूप होता है खेती जोतों के आसपास, खेत के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये खेत बने हुए हैं। अब किसी ने यहाँ पर पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे घर बनाना प्रारंभ कर दिया, चूंकि ये खाली है। सरकारी निर्माण कार्य जब होता है तो अलग अलग जगह पे होता है। जैसे सड़क बना हुआ है, यहाँ सड़क बन गया और यहाँ पे भी सड़क गया हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे उनकी व्यवस्था होती है वहाँ पे वो घर बनाना प्रारंभ करते हैं, खाली जगह जहाँ उनको मिलता है। तो इस प्रकार से आयताकार प्रतिरूप बन जाता है। साथ ही साथ वर्गाकार प्रतिरूप भी बनता है। और ये भी इसी प्रकार से ही होता है लगभग। लेकिन कुछ नियम यदि इत्यादि होते हैं, पगडंडी इत्यादि होती है, तो चौकोर क्षेत्र जहाँ पे होता है वहाँ पे वर्गाकार बन जाता है, जहाँ पे आयताकार स्थान उपलब्ध होता है वहाँ पे आयताकार बन जाता है। साथ ही साथ हमने पहले जैसे देखा था, बस्ती जो है धीरे धीरे जैसे किसी ने घर बनाया, फिर घर बनते जाते हैं और कुछ इस तरह का प्रतिरूप बन जाता है, वर्गाकार या समझिए गोल इत्यादि। जैसे मालवा, पंजाब, गुजरात राज्य में होता है, श्रृंखलाबद्ध इकाई सघन इकाइयों जैसी हो जाती है और यहाँ बहुत सारे घर बन जाते हैं, तो उसे वृत्ताकार कहा जाता है। सघन आबादी होती है, लोग आसपास घर बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे इसका घर बन गया, अब क्या है, अगला व्यक्ति जो है यहीं पे बनाएगा, धीरे धीरे ये फैलते जाता है। लेकिन कुल मिलाकर स्ट्रक्चर जो होता है वर्गाकार, आयताकार नहीं होता, रेखीय नहीं होता, और ये इस तरह से फैलकर एक तरह का वर्गाकार बन जाता है। इसके अलावा एक और प्रतिरूप जो होता है वो होता है अर्य त्रिज्या प्रतिरूप। अब ये क्या होता है अर्य त्रिज्या? जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई मंदिर है, ये आप देख सकते हैं कि मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है। तो अब क्या होता है, लोग अपना घर प्रारंभ करते हैं बनाना, वहाँ पे बहुत मशहूर हो जाता है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी ये क्षेत्र है। तो यहाँ से आसपास लोग अपना घर प्रारंभ करते हैं। कुछ ने यहाँ घर बना लिया, फिर अब यहाँ मान लीजिए नदी जा रही है, यहाँ पे सड़क है कहीं कोई, तो अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो जगह खाली है उससे लगे हुए क्षेत्र में बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये भी क्या होता है कि जैसे जो ये क्षेत्र है यहाँ के पास से कोशिश तो करते कि अधिक से अधिक पास बन जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्षेत्र ये फैलते जाता है। तो इस तरह से कुछ ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये मुख्य स्थान है।
तो लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उसके पास अपना निवास बना सकें या जो भी घर वगैरह है वो बना सके, तो कुछ इस तरह से व्यवस्था हो जाती है। इस तरह का कुछ होता है, तो इसे आर्य त्रिज्या रेख प्रतिरूप कहा जाता है। और ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सारे ऐसे स्थानों पर मिलता है, जैसे माउंट आबू है, विद्यांचल मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर जहाँ पे होते हैं, मस्जिद होते हैं, और जो पर्यटक स्थल इत्यादि भी होते हैं, वहाँ पे भी जो देखने वाले दर्शनीय जगह होती है, जहाँ पे आप जैसे घूमने जाएंगे कहीं पे, तो आपने देखा होगा कि जो मुख्य स्थल है उसके आसपास लोगों को बसने भी नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ से उनको इस प्रकार से व्यवस्था मिलती है, जो घर बना सकते हैं, वो वहीं पे घर बनाना प्रारंभ करते हैं। पास में कोशिश करते हैं जितना पास में बन सके, यदि पास में नहीं बनता तो धीरे 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 आसपास के क्षेत्रों को वो जहाँ पे जगह उपलब्ध है वहाँ पे अपना घर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है मुख्य तौर पे जो अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखा था कि किन कारणों से लोग अपने घरों को बनाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। जो ये तो हो गया जो हमने पहले देखा कि किस प्रकार से किस जलवायु इत्यादि के हिसाब से होता है, और दूसरा कि किस प्रकार से प्रतिरूप होता है, किस प्रकार से कॉलोनी जो बस्ती होती है गांव की वो होती है। हम अभी ग्रामीण एरिया की बारे में देख रहे थे कि किस प्रकार से अधिवास होते हैं, सघन होता है, विखंडित होता है, पल्लीपूर्वा होता है, साथ ही साथ प्रकीर्ण और दूसरे आवास होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, रेखी प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप है, वर्गाकार प्रतिरूप है, वृत्ताकार है, साथ ही साथ अर्य त्रिज्या प्रतिरूप है। तो इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती है। मुख्य तौर पे जो जिम्मेदार होते हैं कारक, घर किस प्रकार से बनाए जाएं, बस्ती किस प्रकार से बसाई जाए। तो हमने पहले देखा हमने देखा घरों का स्वरूप। दूसरा हमने देखा बस्ती का स्वरूप, किस प्रकार से बस्ती होगी। अब ये दोनों को निर्धारित करने के लिए मुख्य कारक क्या होगा। क्या कारक है जो कि ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक कारक। ये प्राकृतिक क्या होता है, आपका वर्षा हुआ, तापमान, जो हमने पहले देखा था उसी तरह से ही है, लेकिन इसमें हमने अब समग्र रूप से ले लिया है। खाल है जैसे कोई नदी हो, बारिश हो, पानी इधर से बनकर आएगा, तो ज्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि वो ऊपर जहाँ पे पानी ना आए। दूसरा है अफवाह, यदि वहाँ पे बाहर आ जाता है, बनाना प्रारंभ कर देंगे घरों को, या फिर इस प्रकार से घर जो है जो नींव है उसको काट डालेंगे और घर की ऊंचाई वो ज़्यादा रखेंगे, ताकि पानी मत आ जाए। उत्तराखंड इत्यादि आपने देखा होगा बहुत बारिश होता है, तो वहाँ पे घर उसी प्रकार से ऊंचे ऊंचे बने होते हैं। और जहाँ पे आप देखेंगे कि नदी जो है वो गहरी है और पानी उसका बाहर नहीं आएगा, चट्टानी क्षेत्र है जहाँ पे ये लग रहा है कि वो पानी तो बहकर बाहर नहीं आएगा, तो वो आस-पास बनाएंगे, उस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था करते हैं। शुष्क क्षेत्र जहाँ पर होते हैं, जैसे राजस्थान है,
ज़्यादा आसपास में के दूर में तो नहीं बनाएगा कोई कि पानी फिर उसे ले जाना पड़ेगा निकाल निकाल के, तो वो कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इसके आसपास बनाए। इसके अलावा जो होता है दूसरा कारण है जातीय एवं सांस्कृतिक कारक। आपने देखा होगा गांव में ये भी होता है कि एक ही जाति के लोग एक साथ घर बनाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, ज़्यादातर ये प्रयास रहता है कि वो आपस में आसपास घर बनाए। तो अगर कोई गांव है तो इस एरिया में एक जाति के लोग, इस एरिया में दूसरी जाति के लोग, इस एरिया में तीसरी जाति के लोग, इस तरह का कुछ बना होता है। पारा मोहल्ला जो बना होता है वो जाति के आधार पे भी बना होता है। बहुत सारे लोग एक तरह के नियमों को मानते हैं, संस्कृति एक ही तरह की होती है, मतलब अमीरी गरीबी इस टाइप की भी बातें होती है, तो वो क्षेत्र जो है उसके कारण बट जाता है और इसी के कारण से ये गांव का स्वरूप इस प्रकार से होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि घर बनाना बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया होती है, कोई भी व्यक्ति जो है जीवन में एक बार घर बना पाता है, कोई कोई लोग जो है दो बार घर बनाते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये होता है कि घर बनाना बहुत खर्चीली प्रक्रिया है और इसका बोझ सहन करना सबके लिए बहुत संभव नहीं होता। तो इसे देखते हुए सरकार की ओर से बहुत सारी सहायता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना हुआ, अम्बेडकर आवास योजना हुआ, दीनदयाल उपाध्याय योजना हुआ, तो इसके द्वारा सरकार की ओर से लोगों को सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए लोगों को इन अलग अलग योजनाओं के द्वारा सहायता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना जब लागू की गई थी तो गरीबी रेखा से नीचे लोग जो लोग जीवन यापन करते थे उनको सहायता मिलती थी और ये अलग अलग तरीके से लोगों को घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक अनुदान जो है वो सरकार की ओर से मिलता है, कुछ अनुदान, और जो खर्च है बनाने का खर्च है, कुछ चीज़ें जो है बनाने के लिए मेहनत जो है वो व्यक्ति को खुद करनी पड़ती है, लेकिन बाकी खर्चा जो है सरकार की ओर से मिलता है। तो इस प्रकार से जो योजनाएं होती है, साथ ही साथ इसमें शारीरिक विकलांग और सेना इत्यादि के लोग जो रिटायर्ड होते हैं उनको भी कुछ हद तक जो लोग होते हैं सेना निवृत्त होते हैं उनको भी कुछ ज़मीन वगैरह देने की व्यवस्था की जाती है सरकार की ओर से और प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग अपना आवास लेकर रहें, क्योंकि बहुत आवश्यक चीज़ है आवास होना लोगों के लिए। जहाँ पे वो रहते हैं तो उसके आधार पे वो अपना आवास बनाते हैं और अपना क्रियाकलाप करते हैं। तो मानव अधिवास में आजकल इतना ही साथियों। हम चर्चा करेंगे शहरी अधिवास के भी संबंध में अपने अगले वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई जानकारी देंगे, काम की बातें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों।